पुलिस स्टेशन में मेरी तैनाती को अभी 15-16 दिन ही गुजरे थे कि मुझे एक खौफनाक वाक़ये से दो चार होना पड़ा। हुआ यूं कि एक दिन मैं पुलिस हेडक्वार्टर लाहौर किसी काम से गया। वहां से 12 बजे वापस आया तो थाने के अहाते में 15-20 अफराद बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा तो खड़े होकर सलाम करने लगे। मैं सर के इशारे से सलाम का जवाब देता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। पी कैप उतारकर मैं कुर्सी पर बैठा और घंटी बजाई। फौरन ही मेरा कांस्टेबल अंदर आ गया। गुल मोहम्मद, बाहर कौन लोग हैं? क्या मामला है? मैंने पूछा। साहब, ये लोग बेगम कोट से आए हैं, चोरी का केस है, तफसील का इल्म मुंशी साहब को होगा। गुल मोहम्मद ने जवाब दिया, ठीक है, मुंशी को भेजो। मैंने उसे हिदायत की तो गुल मोहम्मद बाहर निकल गया। मुझे हैरत थी कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 15-20 अफराद क्यों आए थे, जबकि इस मकसद के लिए 3-4 आदमी भी काफ़ी थे। इतने में मुंशी मुहर्रर जफ़र अंदर आ गया और उसने मुझे सलाम किया। जफ़र, तुमने इन लोगों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है? मैंने सवाल किया। कैसे दर्ज करता सर, ये कोई आम चोरी नहीं है, जफ़र ने कहा। क्या मतलब? मैंने बेख्तियार चौंक कर कहा कि अब चोरियां भी ख़ास और आम होने लगी हैं। जी हाँ सर, इसीलिए मैंने आपका इंतज़ार करना मुनासिब समझा, जफ़र ने कहा। ये लोग सुबह 9:30 बजे से यहाँ बैठे हैं। अरे बेवकूफ़ आदमी, इन बेचारों को इतनी देर बिठाने का क्या फ़ायदा था? तुम रिपोर्ट दर्ज कर लेते, मैंने गुस्से से कहा। लेकिन साहब, किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करता? ना वो चोर को जानते हैं, ना किसी पर शक का इजहार करते हैं, जफ़र ने कहा। कमाल है, मैंने उसे घूरा। क्या तुम नहीं जानते कि ऐसी रिपोर्ट नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की जाती है? मुझे मालूम है साहब, लेकिन चोरी किसी मकान या दुकान में नहीं हुई, बल्कि कब्रिस्तान में हुई है, जफ़र ने सर हिलाते हुए कहा। ओह, मैंने चौंकते हुए कहा, क्या कब्रिस्तान से किसी चोर ने दरख्त काटे हैं या किसी का कफन चुराया है? नहीं साहब, कफन की बजाय पूरी लाश ही चोरी कर ली गई है, जफ़र ने तेज़ी से कहा। क्या? मैं बेसाख्ता उछल पड़ा। लाश चोरी कर ली गई है? जी सर, इसलिए मैंने कहा था ये आम चोरी नहीं है, जफ़र ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखी कि हो सकता है आप मुद्दई से कुछ पूछना पसंद करें। मुद्दई कौन है? मैंने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए पूछा। लाश का भाई, मेरा मतलब है मरने वाले का भाई। दूसरे लोग उसके रिश्तेदार और पड़ोसी हैं, जफ़र ने जवाब दिया। ये कब का वाक़या है? मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। गुज़िश्ता रात का, जफ़र बोला। कल शाम में लाश दफनाई गई और रात में कोई उसे कब्र से निकाल कर ले गया। यह हैरत अंगेज़ और दिलचस्प केस मालूम होता है, मैंने जफ़र से कहा। मुद्दई और उसके रिश्तेदारों को बुलाओ। जफ़र सर को जुम्बिश देता हुआ बाहर चला गया। मेरे लिए ये बात हैरत का बाइस थी कि चोरों ने कफन चोरी करने की बजाय पूरी लाश चोरी कर ली थी। भला एक बेजान लाश से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है? ना वो खाने की, ना बेचने की। मैंने सोचते हुए सिगरेट सुलगा लिया। चंद लम्हों बाद 3 अफराद जफ़र के साथ अंदर आए। उन्होंने मुझे सलाम किया। मैंने जवाब देते हुए उन्हें सामने रखी कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गए। उनमें 2 उधेड़ उम्र थे, जबकि तीसरा जवान आदमी था। उसकी उम्र 30 और 25 के दरमियान मालूम होती थी। साहब जी, ये मुद्दई हैं, जफ़र ने जवान आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये इसका मामू और चचा है। आपका नाम? मैंने मुद्दई से पूछा। क्या काम करते हैं? जी, मेरा नाम अकबर है, उसने झिझकते हुए बताया। बेगम कोट में मेरी पंसार की दुकान है, अकबर जर्नल एंड पंसार स्टोर। ठीक है, मैंने सर हिलाते हुए कहा। अब आप बताएं कि क्या किस्सा है। बिला झिझक हर बात मुकम्मल और तफसील से बयान करें। फिर मैंने जफ़र से कहा कि वो कागज़ कलम लाए और मुद्दई का बयान नोट करता जाए। जफ़र वापस आया तो अकबर बयान देने लगा। अकबर के बयान के मुताबिक असगर उससे 8 बरस छोटा यानी 24 बरस का खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान था। लाहौर में वाक़ एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। वो रोज़ाना सुबह काम पर जाता और शाम 7 बजे तक वापस घर आया करता था। 2 दिन पहले यानी मरने से 1 दिन कबल वो सुबह काम पर जाते हुए घर में बताकर गया था कि वो आज रात फिल्म देखेगा, इसलिए देर से घर वापस आएगा। चुनांचे उस रोज़ घर वाले उसका इंतज़ार किए बगैर ही सो गए, लेकिन माँ को असगर की फ़िक्र में नींद न आई। अकबर ने उस रात का जिक्र करते हुए कहा। रात के 12:30 बज गए तो माँ ने मुझे जगाकर परेशान लहजे में कहा, अकबर, तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया। मैंने घड़ी पर वक्त देखकर कहा, मुमकिन है उसने आखिरी शो देखा हो,
इस वक्त शो ख़त्म हो चुका होगा और असगर वापस घर आ रहा होगा, आप फिक्र न करें। मेरी माँ अपने कमरे में चली गई। मुझे दोबारा नींद न आई। 1 घंटा और गुजर गया मगर असगर वापस न आया तो मुझे भी फिक्र हुई। इतने में माँ दोबारा मेरे पास आई। अकबर बेटे, असगर अभी तक नहीं आया, खुदा खैर करे तुम उसका पता करो। अम्मा आप खामखा परेशान ना हो, वो कोई बच्चा तो नहीं है जो रास्ता भूल जाएगा। मैंने कहा मुमकिन है उसे सवारी ना मिली हो और वो पैदल आ रहा हो। गुज़िश्ता गर्मियों में भी तो उसे 1-2 बार पैदल आना पड़ा था। मगर बेटे वो गर्मियों का मौसम था, लोग घरों से बाहर सोते थे। माँ ने कहा आजकल सर्दियां हैं, लोग घरों में लिहाफों में दुबक कर सोते हैं और किसी को भी नहीं मालूम होता कि बाहर कोई हादसा या वाकया रुनुमा हुआ है। सड़कें गलियां 8-9 बजे ही सुनसान हो जाती हैं। अच्छा, मैंने उठते हुए कहा, मैं बस स्टॉप तक उसे देखने जाता हूँ। मैंने अपनी बाइक ली और बाहर निकल आया। हमारा घर बेगम कोट की आबादी के आखिरी सिरे पर है। वहाँ से बस स्टॉप का फासला 1 मील है। बस स्टॉप से 2 फरलांग आगे मेन रोड से एक छोटी सड़क हमारे घर तक आती है, लेकिन उस रास्ते पर आबादी की बजाय खेत हैं या फिर कब्रिस्तान। इसके अलावा उधर से मेन रोड का फासला भी ज़्यादा है। बहरहाल मैं साइकिल पर सवार होकर बस स्टॉप की तरफ चल दिया, लेकिन रास्ते में मुझे कहीं भी असगर नजर न आया। बस स्टॉप भी वीरान पड़ा था। रात के औकात में वहाँ से लाहौर या शेखुपुरा जाने वाले ट्रक ट्रालियाँ गुजरते हैं। 1 बजे के बाद कोई बस सवारी इधर नहीं आई। मैं चंद मिनट वहाँ ठहर कर सोचता रहा कि असगर क्यों नहीं आया। फिर मैं वापस चल दिया। घर पहुँचकर मैंने सहन में साइकिल खड़ी की तो मेरी माँ बाहर निकल गई। मैं सहन का दरवाज़ा बंद करके बरामदे में आया। कुछ पता चला असगर का? माँ ने बेकरारी से पूछा। नहीं माँ, बस स्टॉप तक देख कर आया हूँ। शायद वो आज प्रेस में ही सो गया है, वरना अब तक तो आ चुका होता, मैंने कहा। माँ की तसल्ली न हुई। मैं उसके साथ कमरे में ही आया था कि अचानक बाहर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जाने लगा। मैं चौंक कर पलटा, न जाने कौन था। असगर तो हमेशा आराम से दस्तक दिया करता था। कौन है? मैंने बरामदे में आकर बुलंद आवाज़ से पूछा। उसी लम्हे बाहर से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई भारी शे ज़मीन पर गिरी हो। मैंने आगे बढ़ते हुए दोबारा पूछा, लेकिन कोई जवाब न मिला। मैंने हैरान होते हुए बाहर का दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा भाई असगर ज़मीन पर बेसुध पड़ा था। उसे देखकर मैं घबरा गया। असगर, असगर क्या हुआ? मैं उसे सीधा करते हुए चिल्लाया। असगर पर बेहोशी तारी थी और उसका जिस्म बहुत ठंडा हो रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी माँ और बीवी दौड़ती हुई बाहर आई। असगर की हालत देखकर माँ की चीख निकल गई। मैंने जल्दी से असगर को उठाया और कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। असगर की आंखें इस तरह फटी हुई थी जैसे उसने कोई खौफनाक चीज़ देखी हो। मेरी माँ और बीवी रोने लगीं। मैंने उन्हें तसल्ली दी। असगर को कंबल और लिहाफ उड़ाया और उसे होश में लाने की तदबीर करने लगा। चंद मिनट बाद उसे होश आया। हमने उसे गर्म दूध पिलाया। उसे होश में देखकर माँ को कुछ इत्मीनान हुआ। असगर को तेज बुखार चढ़ गया था। उसके हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने उससे पूछा कि वो इतनी देर कहाँ रहा है और बेहोश क्यों हुआ था, तो वो कहने लगा, फिल्म का शो 12:30 बजे ख़त्म हुआ। मैं यादगार चौक पहुंचा और रावलपिंडी जाने वाली बस में सवार हो गया। जब शादरा मोड़ पर बस से उतरा तो उस तरफ से आने वाली कोई गाड़ी वहां मौजूद न थी। कुछ देर बाद लाहौर से एक ट्रालर आया जो शेखुपुरा जा रहा था। मैंने उसे रोककर ड्राइवर की मिन्नत समाजत की तो उसने मुझे पीछे बिठा लिया। बेगम कोट का स्टॉप आया तो मैंने ड्राइवर को पुकारा और कहा कि मुझे यहाँ उतार दे। उस वक्त ट्रालर फुल रफ्तार से दौड़ रहा था। हवा के ज़बरदस्त शोर में पहले तो ड्राइवर मेरी आवाज़ न सुन सका और जब मैंने दरवाजे पर हाथ मारकर उसे मुतवज्जो किया तो मेरा मतलब समझकर वो ब्रेक लगाने लगा। इतनी देर में बस स्टॉप काफ़ी पीछे रह गया था। मैं ट्रक से उतरा और ट्रक आगे बढ़ गया। मैं बस स्टॉप की तरफ जाने की बजाय कब्रिस्तान वाले रोड पर हो लिया। जो ही मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कब्रिस्तान में एक कब्र के पास 3 कफनपोश खड़े थे। उनके कफन हवा से लहरा रहे थे, लेकिन मुझे उनके चेहरे नजर न आए क्योंकि सितारों की रोशनी बहुत मध्यम थी। मैंने खौफजदा होकर अपनी रफ्तार बढ़ा दी। शायद वो मुर्दे थे। असगर भाई, इधर आओ यार। उसी लम्हे उनमें से किसी ने मुखातिब करके कहा। अपना नाम सुनकर खौफ से मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने जवाब देने की बजाय अपनी रफ्तार बढ़ा दी। असगर यार, बात तो सुनो। हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम हो के परवाह नहीं कर रहे। मुझे दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी थी।
ये सुनकर मैंने उन कफन पोशों की तरफ देखा। वो तीनों मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं दहशतज़दा होकर दौड़ने लगा। मुझे पीछे से उनके कहकहे सुनाई दे रहे थे, लो वो तो भाग रहा है, जल्दी करो, उसे पकड़ो। एक कफनपोश मुर्दे की आवाज़ बुलंद हुई। रहने दो, ये कल रात हमारा मेहमान होगा, हमने इसके साथ दोस्ती का आगाज़ कर दिया है। दूसरे कफनपोश की आवाज़ सुनाई दी। मैं इतना दहशतज़दा था कि दोबारा उनकी तरफ देखने की जुर्रत न कर सका और अंधाधुंध दौड़ता हुआ यहाँ आ पहुँचा। फिर मुझे कुछ होश न रहा। सिर्फ इतना याद है कि मैंने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर हाथ मारे थे। असगर ने आखिर में कहा। असगर की बात सुनकर माँ फौरन उस पर आयतुल कुर्सी दम करने लगी और असगर चंद मिनट बाद सो गया। लेकिन सुबह तक उसका बुखार बहुत तेज हो गया था। बुखार की गशी के दौरान वो बुड़बुड़ाता रहा था। मैं उसे बेगम कोट के सरकारी अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर के मुआयना करने से पहले ही असगर मर चुका था। अकबर ने कहा तो उसकी आंखें भर आईं और उसके आंसू बहने लगे। मैंने उससे हमदर्दी का इजहार किया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अकबर दोबारा कहने लगा, हमने शाम मगरिब से पहले उसे कब्रिस्तान में दफना दिया। आज सुबह मैं उसकी कब्र देखने गया कि कहीं किसी जानवर ने कुछ कब्र को नुकसान न पहुंचाया हो। मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो असगर की कब्र पूरी तरह खुली हुई थी। लगता था जैसे किसी ने कुदाल या फावड़े की मदद से कब्र खोदी हो। मैंने कब्र में झांका तो उसमें असगर की लाश मौजूद नहीं थी। मालूम होता था किसी ने बड़ी एहतियात से अंदरूनी हिस्से की ईंटें हटाकर लाश निकाली थी, क्योंकि अगर ये किसी जानवर की कार्रवाई होती तो वो कब्र में एक सिमत से सुराख करता और कब्र से लाश का कोई टुकड़ा और कफन की धज्जियाँ मिलती। मैंने फौरन रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इत्तला दी। वो लोग मेरे साथ कब्रिस्तान आए। सबकी राय थी कि लाश किसी इंसान ने निकाली है। चुनाचे हम वहाँ से सीधे चले आए ताकि रिपोर्ट दर्ज कराएं और पुलिस मेरे भाई की लाश तलाश करे। अकबर खामोश हो गया। मुझे हैरत हुई थी और मैं दिल में सोचने लगा कि पुलिस असगर की लाश को कहाँ तलाश करेगी। बहरहाल मैंने उन लोगों को तसल्ली दी, पुलिस पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको किसी पर शक है तो बताएं ताकि उसे पकड़कर पूछगछ की जाए। मैंने नरमी से कहा, हमें सिर्फ उन्हीं कफनपोश बदरूहों पर शक है जो असगर को कब्रिस्तान में नजर आई थी। अकबर के मामू ने कहा, क्या पहले भी उस कब्रिस्तान से कोई लाश चोरी हुई है? मैंने सवाल किया। नहीं जनाब, अकबर के चचा ने जल्दी से कहा, गुज़िश्ता 50 बरसों में तो वहाँ कोई ऐसा वाक़या रुनुमा नहीं हुआ और ना ही किसी से सुना। ठीक है, आप लोग जाएं, मैं थोड़ी देर बाद कब्रिस्तान का मुआयना करने जाऊंगा। मैंने उन लोगों से कहा, वहाँ कब्र के आसपास कदमों के निशानात तो होंगे, पहले तो हमें ख्याल भी नहीं आया था। अकबर ने कहा, जब ख्याल आया तो वहाँ मोहल्लेदारों के कदमों के निशानात पड़ चुके थे। इतने निशानात में से लाश चोरी करने वालों के कदमों के निशानात कैसे मालूम किए जा सकते हैं? मुंशी जफर अकबर का बयान नोट कर चुका था। चुनाचे मैंने उन लोगों को रुखसत किया और ख़ुद भी बेगम कोट जाने की तैयारी करने लगा। 3:15 बजे मैं अपने मातहत बिल तरतीब हवालदार और सब इंस्पेक्टर के और 2 सिपाहियों के साथ बेगम कोट के कब्रिस्तान में पहुंचा तो वहां कुछ लोग एक मैयत को दफना रहे थे। असगर मरहूम का भाई अकबर भी उनके साथ था। मैं अपने मातहतों के साथ जब जीप से उतरा तो अकबर जल्दी से हमारे करीब आ गया। हम उसके साथ असगर की कब्र पर पहुंचे। मैंने कब्र का जायजा लिया। कब्र खुदी हुई थी। एक तरफ मिट्टी का ढेर और कब्र से निकाली गई कच्ची ईंटें पड़ी थी। बिलाशुबा वो इंसानी कारनामा था। किसी ने बड़ी एहतियात से कब्र कुशाई की थी। चंद मिनट बाद मैंने अकबर को हिदायत की कि वो कब्र बंद करवाए, तो उसने गोरकन को बुलाकर कब्र बंद करने को कहा। किसी की मैयत दफनाई जा रही है? मैंने अकबर से पूछा। हमारा एक मोहल्लेदार था, आज 10 बजे इंतकाल कर गया। अकबर ने कहा, बेचारा नौजवान था, 2 माह पहले ही उसकी शादी हुई थी। मुझे ख्याल आया कि लाशें चुराने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो हो सकता है कि आज रात उस नई लाश को भी चुराया जाए। ठीक है, आज रात पुलिस यहाँ पहरा देगी, लेकिन ये बात खुद तक महदूद रखना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने अकबर से कहा। थाने वापस आकर मैं शाम तक जहन में प्रोग्राम तरतीब देता रहा। रात 8 बजे मैंने सब इंस्पेक्टर को तलब किया और उससे कहा कि वो वर्दी उतार कर सादा लिबास पहन ले। मैंने उसे अपना प्रोग्राम बताया। सब इंस्पेक्टर काफ़ी जीदार और मुहिमजो किस्म का था। वो सादा लिबास पहन कर आया तो इतनी देर में मैं भी सादा कपड़े पहन चुका था।
सर्दी से बचने के लिए हमने जर्सी और मफलर ले लिए थे। सरकारी रिवॉल्वर भी हमारे पास थे, जबकि मेरी हिदायत पर नौजवान सब इंस्पेक्टर ने टॉर्च भी ले ली थी। 9 बजे हम बेगम कोर्ट के स्टॉप पर पहुंचे। सरकारी जीप हमारी निशानदेही कर सकती थी कि हम पुलिस वाले हैं, इसलिए हम वहां टैक्सी में आए थे। चाय के थर्मास हमारे पास थे। हमने वहां एक होटल में रात का खाना खाया और थर्मास में चाय भरवा कर पैदल ही सड़क के किनारे आगे बढ़ने लगे। 2 फरलांग का फासला तय करके हम उस जगह पहुंचे जहां से कच्ची सड़क बेगम कोट की आबादी के आखिरी हिस्से की तरफ जाती थी। उस कच्चे रास्ते के दोनों जानिब सब्जियों के खेत थे। कब्रिस्तान का फासला 2-2.5 फरलांग के करीब था, जबकि कब्रिस्तान से आबादी भी उतने ही फासले पर थी। सर्दी कल की निस्बत कुछ ज़्यादा थी और उसका सबब सपहर के बाद चलने वाली तेज़ हवा थी। आसमान पर हल्के हल्के बादल भी मौजूद थे। मैंने सब इंस्पेक्टर से कहा कि चादर ओढ़ लेनी चाहिए। उसने सामान के थैले में से सियाह ऊनी चादरें निकाली और एक मुझे दे दी। हमने चादरें ओढ़ी और चेहरे को सर्द हवा से बचाने के लिए चेहरे पर नाक तक मफलर लपेट लिए। फिर हम कच्चे रास्ते पर चल पड़े। मैं आज दफनाए जाने वाले नौजवान की कब्र पर पहरा देना चाहता था। उसूलन तो मुझे चाहिए था कि वहाँ चंद सिपाहियों की ड्यूटी लगा देता, लेकिन मैं एडवेंचर पसंद था और मुश्किल कामों में हाथ डालना मेरा मशगला था। मुझे यकीन था कि असगर की लाश चुराने वाले उस नई मैयत पर भी हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे, और मैं देखना चाहता था कि वो कौन हैं, आम इंसान या बदरू हैं जिन्हें असगर ने देखा था और जिन्होंने कहा था कि आइंदा रात असगर उनका मेहमान होगा। चादरें ओढ़ लेने से हम देहाती बाशिंदे लग रहे थे। अव्वल तो उस वक्त सड़क पर दूर दूर तक किसी भी जीरो का नामो निशान तक न था, और अगर होता भी तो यही समझता कि हम इस इलाके के रहने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर ने चादर के नीचे थैला बगल से लटका रखा था, जिसमें चाय का थर्मास और 2 कप 6 सेल वाली टॉर्च थी। हम बड़े इत्मीनान से चल रहे थे। तारीकी में हम ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते थे। हमें रोशनी की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें खुद को दूसरों की निगाहों से हर मुमकिन तौर पर पोशीदा रखना था। जब हम कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो मेरी रिस्ट वॉच पर 10:30 बज रहे थे। कब्रिस्तान में 3 अतराफ से घनी झाड़ियों और दरख्तों में घिरा हुआ था। सिर्फ सड़क की जानिब से खुला था और लोग उधर से ही कब्रिस्तान में आते जाते थे। कब्रों की इब्तिदा सड़क के किनारे से हो रही थी। मैंने चंद कदम पीछे से ही रुख बदला और दाएं जानिब चलने लगा। उस जानिब एक खेत था। कब्रिस्तान का उस तरफ शुमाल पहलू था और उधर दरख्त और झाड़ियां थी। सामने से कब्रिस्तान में दाखिल होने में यह खतरा था कि अगर कब्रिस्तान में कोई मौजूद हुआ तो हमें देख लेगा। 15-20 कदम मगरिब की जानिब चलने के बाद हमने कब्रिस्तान की तरफ रुख कर लिया। चंद लम्हों के बाद हम कब्रिस्तान के बैरूनी दरख्तों के पास पहुंच गए। दरख्तों के साथ घनी झाड़ियां फैली हुई थी। बेगम कोट का कब्रिस्तान दूर तक फैला हुआ था। मेरी मालूमात के मुताबिक मुगल शहनशाह जहांगीर के ज़माने में बेगम कोट आबाद हुआ था। इस लिहाज से यह कब्रिस्तान भी तकरीबन 400 साल पुराना था। माजी में यह कब्रिस्तान कई बार सैलाब से ज़मींबोस हो चुका था। मैंने सब इंस्पेक्टर के साथ घनी झाड़ियों में एहतियात से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। 15-16 कदम चलने के बाद हम कब्रिस्तान में पहुंच गए। मजीद आगे बढ़ने की बजाय हम इस जानिब की पहली कब्रों के पास रुक गए। ये कब्रें ज़मीन से 3-4 फुट बुलंद और पुख्ता थी। हम दोनों एक कब्र की आड़ में रुककर कब्रिस्तान का जायजा लेने लगे। कब्रिस्तान पर मौत की सी खामोशी तारी थी। बादलों से छनकर आने वाली सितारों की मध्यम रोशनी में कब्रिस्तान की दूसरी तरफ के दरख्त सियाह हेवले मालूम हो रहे थे। कई कब्रों के पास झाड़ियां उगी हुई थी। मैंने दिन की रोशनी में जो नई कब्र देखी थी वो यहाँ से तकरीबन 50-60 गज के फासले पर थी और मैं उसके करीब पहुँचना चाहता था। चुनाचे चंद लम्हों के बाद मैंने नौजवान सब इंस्पेक्टर को अपनी तकलीद करने का इशारा किया और फिर कब्र की आड़ से निकलकर हाथों और पाँव के बल आगे बढ़ने लगे। मेरा रुख उस नई कब्र की तरफ था जिसमें आज सपहर एक नौजवान को दफनाया गया था और अकबर ने उसका नाम अमजद बताया था। सब इंस्पेक्टर मेरे पीछे चौपायों की तरह चलता रहा था। अमजद की कब्र के सरहाने की जानिब 10-12 कदम के फासले पर एक बुलंद चबूतरे वाली कब्र नजर आ रही थी, जिसका कतबा काफी चौड़ा और बड़ा था। मैंने उधर का रुख किया। जल्द ही हम उस कब्र के सरहाने पहुंच गए। कब्र के सरहाने चंद फुट के फासले पर एक झाड़ी थी जिसकी शाखें कब्र पर झुकी हुई थी। यहाँ हमें पुश्त की जानिब से नहीं देखा जा सकता था।
जबकि सामने कब्र का बुलंद और कुशादा कतबा था। यहाँ से हम बआसानी अमजद की कब्र की निगरानी कर सकते थे। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इस कहानी के आगे का अहवाल अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। शुक्रिया।